आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जिंदगी के उस सफ़र की बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाले विरोधाभासों से भरा है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हर तरफ से मिलने वाले रिजेक्शन से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े सम्मान तक जा पहुंचा। जरा सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा नौजवान है जो अपने ग्रेजुएशन के बाद पूरे 9 साल तक नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा था, जिसे उसके अपने ही प्रोफेसरों ने लगभग बेकार मान लिया था। और दूसरी तरफ उसी इंसान को आधिकारिक तौर पर एक पूरे देश इजराइल के राष्ट्रपति पद की पेशकश की जाती है ना? बिल्कुल अजीब बात। तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बचपन में जिसे एक स्लो लर्नर या बस एक औसत छात्र समझा जाता था, वो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग और एक पूरे देश की लीडरशिप के लिए पहली पसंद आखिर कैसे बन गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से, जब वो एक बागी छात्र हुआ करते थे। साल था 1879, जब आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में हुआ। बचपन में उन्हें पढ़ाई में काफी कमजोर समझा जाता था। अब इसका कारण क्या था? दरअसल उस वक्त जर्मन स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से रट्टा मारने पर चलती थी, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से काम करता था। वो चीजों को रटने के बजाय उनके पीछे के विज्ञान और कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहते थे। उनकी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से टीचर्स उन्हें हमेशा पीछे रहने वाला बच्चा मानते थे। इसी कड़े और उबाऊ सिस्टम से तंग आकर उन्होंने आखिरकार स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड चले गए। अब स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही मजेदार किस्सा हुआ। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस परीक्षा में आइंस्टाइन ने गणित और भौतिकी में तो जैसे कमाल ही कर दिया। प्रोफेसर हैरान रह गए कि इस लड़के ने सब खुद से कैसे सीख लिया। लेकिन जियोलॉजी, साहित्य और राजनीति जैसे विषयों में वो बुरी तरह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इन विषयों में फिर से रट्टा मारना पड़ता था। नतीजा ये हुआ कि एडमिशन पाने के लिए उन्हें एक और साल स्कूल में बिताना पड़ा। और यहां से शुरू होता है उनकी जिंदगी का वो दौर जो बेहद मुश्किल था। कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन आइंस्टाइन का वो बागी स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो अक्सर बोरिंग क्लास छोड़ देते थे और खुद से पढ़ाई करते थे। प्रोफेसरों की जी हजूरी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसका असर ये हुआ कि 1900 में जब वो ग्रेजुएट हुए तो उनके पास किसी का कोई रेफरेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था। उनके जो क्लासमेट्स पढ़ाई में उनसे कमज़ोर भी थे, वो प्रोफेसरों की सिफारिशें अच्छी नौकरियों पर लग गए। और आइंस्टाइन, उन्हें हर यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट से सिर्फ रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ा। उस वक्त का उनका दर्द आइंस्टाइन की डायरी के इस पन्ने में साफ झलकता है। उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता है जैसे दुनिया को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, हर दरवाज़ा बंद लगता है। जरा सोचिए, जो दिमाग आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने वाला था, वो उस वक्त खुद को कितना असहाय और अकेला महसूस कर रहा होगा। और ये हताशा सिर्फ उनके करियर तक सीमित नहीं थी, इसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ रहा था। अपनी प्रेमिका मिलेवा को लिखे एक खत में उन्होंने अपना दिल खोलकर रख दिया, मुझे लगता है मैं एक बेकार इंसान बन गया हूं। दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो सिस्टम में फिट बैठते हैं। नौकरी ना होने की वजह से उनकी शादी टलती जा रही थी, पैसों की भारी तंगी थी, यहां तक कि गुजारा करने के लिए उन्हें स्कूली बच्चों को ट्यूशन तक पढ़ाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अचानक से एक नया दरवाजा खुलता है। आखिरकार 1902 में उन्हें एक नौकरी मिल ही गई, बर्न पेटेंट ऑफिस में एक एग्जामिनर की। अब ये कोई बहुत बड़ी या शानदार एकेडमिक पोजीशन नहीं थी। ये बस नई इन्वेंशंस को चेक करने वाली सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की एक साधारण सी सरकारी नौकरी। ज्यादातर लोग इसे एक बेहद उबाऊ काम कहेंगे, पर आइंस्टाइन के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा था। इस नौकरी ने उन्हें एक फिक्स्ड इनकम दी और सबसे अहम बात, शाम और वीकेंड्स का खाली समय दिया। और इस खाली समय को उन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च में पूरी तरह से लगा दिया। और उसी खाली समय का नतीजा था विज्ञान के इतिहास का वो चमत्कारी साल 1905 में। पेटेंट ऑफिस में काम करने वाले इस गुमनाम से क्लर्क ने एक ही साल के अंदर 4 ऐसे क्रांतिकारी पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने पूरी विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी, स्पेशल रिलेटिविटी, जिसने समय और स्पेस को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया, ब्राउनियन मोशन, और हाँ, दुनिया का सबसे मशहूर समीकरण E=mc²। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक छलांगों में से एक था। इन पेपर्स के बाद भी दुनिया को उनकी अहमियत समझने में थोड़ा वक्त लगा।
और फाइनली 1909 वो साल था, यानी ग्रेजुएशन के पूरे 9 संघर्षपूर्ण सालों के बाद, जब दुनिया ने उनके टैलेंट को पूरी तरह पहचाना और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर की गई। अब हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से में आते हैं जहां बात सिर्फ विज्ञान की नहीं बल्कि ज़मीर और उसूलों की थी। समय के साथ आइंस्टाइन सिर्फ एक बिखरे बालों वाले वैज्ञानिक नहीं रहे, बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़े कल्चरल आइकॉन बन गए। 1932 में हिटलर के तानाशाही शासन की वजह से उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। इस दौरान वो पूरी दुनिया में यहूदी समुदाय का एक बेहद सम्मानित चेहरा बन चुके थे। फिर 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, लेकिन 1952 में जब इजराइल के पहले राष्ट्रपति खेम वाइजमैन का निधन हुआ तो देश में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। और तब इजराइल के नेताओं की नज़र किस पर पड़ी? उसी शख्स पर जिसे कभी स्कूल में बेकार समझा गया था। 17 नवंबर 1952 को इजराइल के राजदूत के जरिए प्रधानमंत्री का ये संदेश आइंस्टाइन तक पहुंचा। अगर इजरायली संसद आपको वोट देकर राष्ट्रपति बनाती है तो आपको अपना वैज्ञानिक काम जारी रखने की पूरी आज़ादी होगी। सच में किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला ऑफर था। लेकिन 73 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने जो जवाब दिया वो उनकी गजब की सेल्फ अवेयरनेस और विनम्रता को दिखाता है। उन्होंने बड़ी शांति से लिखा, मैं बहुत भावुक हूं, लेकिन मेरे पास लोगों को संभालने की ना तो फितरत है और ना ही ऑफिशियल जिम्मेदारियां निभाने का तजर्बा। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी पूरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव चीजों यानी विज्ञान से डील करने में बीती है, इंसानी सियासत में नहीं। दरअसल इस इनकार के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह थी। आइंस्टाइन ने यरूशलेम के एक अखबार को बताया कि वो कभी भी खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहते थे जहां सरकार के फैसले उन्हें उनके अपने ही नैतिक मूल्यों या ज़मीर के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दें। उनके लिए राजनीतिक सत्ता से कहीं ज़्यादा ज़रूरी थी अपनी वैचारिक आज़ादी। और यहां इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू सामने आता है, एक गुप्त राहत। देखिए, आइंस्टाइन यहूदी समुदाय के प्रति हमदर्दी जरूर रखते थे, लेकिन वो कोई कट्टर ज़ायोनी नहीं थे, बल्कि 1946 में उन्होंने साफ कहा था कि अलग राज्य का विचार मेरे दिल में नहीं है। सच तो ये है कि आइंस्टाइन के जो स्वतंत्र और बेबाक विचार थे ना, वो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते थे। इसीलिए जब आइंस्टाइन ने राष्ट्रपति बनने से मना किया तो इजराइल के प्रधानमंत्री अंदर ही अंदर काफी खुश हुए थे। इसके बाद यित्साक बेन ज़ेवी इजराइल के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं, जो सच में काफी सोचने पर मजबूर करता है। क्या असली जीनियस वो है जो ये जानता है कि वो क्या क्या कर सकता है, या फिर वो जो ये जानता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए? आइंस्टाइन ने न सिर्फ ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाया, बल्कि अपनी सीमाओं और अपने ज़मीर को पहचानकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारे साथ इस शानदार सफ़र में जुड़ने के लिए